नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारे फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक चल रहा था उसमें नेक्स्ट आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें हमने आर्टिकल 19 तक देख लिया था। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20 और 21 के बारे में। चलो देखते हैं कैसा होगा अगर आपको पुलिस ऐसे ही पकड़ के ले जाए। मतलब जैसे आपको बताया नहीं जाए कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, या आपको कोई अपराध किया है आपने और या कोई कानून बनाया नहीं था, उसके कानून के बिना ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको कैसा होगा अगर या आपको एक ही जुर्म के लिए बार बार सज़ा दी जाए। यानी कि आपने एक बार चोरी कर ली तो 10 साल बाद भी उसी क्राइम के लिए दोबारा आपको सज़ा दी जाए। और कैसा होगा यदि आपको पीट पीट के ये कहा जाए या आपकी पिटाई की जाए बार बार, और ये कहा जाए खुद के विरुद्ध गवाही दो। मतलब जुर्म कबूलने के लिए आपसे बार बार कहा जाए और आपको प्रताड़ित किया जाए या आपके घर वालों को प्रताड़ित किया जाए कि ये गवाही दो, हमने कहा है। ये मतलब पुलिस आपको प्रताड़ित करे या गवाही देने के लिए मजबूर करे, तो ये सब चीज़ें कैसा लगेगा आपको अगर ये सब चीज़ें हों। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे भी क्या कारण है, जैसा कि हम देख रहे थे, यानी कि कुछ भी सरकार को क्या क्या चीज़ें रोकती है, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो सरकार को ये सब चीज़ें करने से रोकती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हम आर्टिकल 20 देखेंगे। तो जो आर्टिकल 20 है वो कहता है कि दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि जो ऑफेंस होता है, ऑफेंस बोलते हैं कि दोष होता है या दोष जो सिद्ध हो जाता है उससे संरक्षण देने की बात कही। यानी कि दोष जब सिद्ध किया जाएगा तुम्हारा तो उससे संरक्षण कैसे दिया जाएगा। दोष यानी कि ऑफेंस, सिद्ध जैसा कि आप जानते होंगे, सिद्ध यानी कि सिद्ध करना, दोष साबित करना, उससे क्या दिया गया, कुछ संरक्षण दिए गए हैं इसमें। यानी कि ये जो आर्टिकल है इसमें हमने ये भी देखना होगा कि जो आर्टिकल है 20 ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये बताती है कि अपराध के समय का कानून। यानी कि जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, कैसा होगा आपको 100 साल पुराना कोई कानून है उसके तहत को सजा दी जा रही है, या कोई कानून अभी बना भी नहीं है और उसके लिए आपको सजा दी जा रही है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे कोई इंसान है जिसने कोई एप्पल का फल चोरी कर लिया है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई कानून ही नहीं बना है। यानी कि एप्पल का कोई फल चोरी किया है उसने, उससे रिलेटेड कोई कानून नहीं है, या कोई कानून है भी तो वो ये कहता है कि एप्पल का फोन चोरी करने पर 2 दिन की जेल होगी। यानी कानून क्या कह रहा है कि एप्पल का फोन चोरी करने पर 2 दिन की जेल होगी। तो किसी व्यक्ति ने कोई एप्पल का फोन चोरी कर लिया तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और ओनली 2 दिन की सज़ा मिलेगी। उसने फोन चोरी कर लिया और उसे मार्केट में बेच भी दिया और पैसे कमा भी लिए, लेकिन उसे सज़ा कितनी मिली, 2 दिन की। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो पहली कंडीशन है वो ये बता रही है अपराध के समय का कानून। यानी कि जिस समय तुमने अपराध किया है, यानी कि जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए क्या कानून अवेलेबल था। यानी कि उस समय कौन सा कानून सरकार ने बना रखा था, उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। ये नहीं कि आज के समय जब एप्पल का फोन चोरी हो रहा है तो उसके लिए 2 दिन की सजा का प्रावधान है, तो ये नहीं किया जाएगा अभी हम दूसरा कानून बना रहे हैं और तुम्हें 50 वर्ष की सजा देंगे, तुरंत बना रहे हैं, नया कानून तैयार कर रहे हैं और जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसे 50 वर्ष की सजा दे देंगे। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराध के समय का कानून। यानी कि जिस समय उस व्यक्ति ने जब अपराध किया उस समय क्या कानून अवेलेबल है। यानी कि जैसे दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया और उस समय कानून क्या है कि उसको 1 महीने की सजा होगी। लेकिन जब पुलिस आती है तो पुलिस क्या कहती है, या जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो कोर्ट क्या कहता है कि हम तो 5 साल की सजा देंगे। लेकिन कानून क्या कह रहा है, कानून उस समय कौन सा है, कानून ये है कि हाथ तोड़ने पर 1 महीने की सजा मिलेगी। लेकिन अब कोर्ट क्या कह रहा है कि हम तो 5 साल की सजा देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 क्या कह रहा है कि तुम किसी व्यक्ति को उतनी ही सजा दे सकते हो किसी क्राइम के लिए जिस समय वो क्राइम किया गया। यानी कि आज के समय जो क्राइम किया गया है और उस क्राइम से रिलेटेड आज के समय कौन सा कानून है, उतनी ही सजा किसी को दी जा सकती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। जैसे दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें दूसरी जो बात बताता है आर्टिकल 20 वो ये कहता है एक अपराध के लिए
एक सजा, यानी कि एक अपराध के लिए एक सजा। इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग इसे ऐसे समझते हैं, जैसे कि मूवियों में दिखाया भी जाता है, आपने देखा भी होगा फिल्मों में, कि जैसे मैं एक खून कर दूं या 50 खून कर दूं, सजा तो मुझे इतनी ही मिलेगी, एक ही बार सजा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग समझते हैं वो गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, यानी कि एक ही सजा दी जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जैसे किसी ने चोरी की और उस चोरी की थी उसने, उस चोरी के लिए उसे 5 वर्ष की सजा हो भी गई है, यानी कि कोर्ट ने उसे सजा सुना दी है, 5 वर्ष की जेल हो गई है उसे। तो अब एक बार उस चोरी के लिए या उस अपराध के लिए वो एक बार जेल काट के आ चुका है, तो उससे फिर ऐसे नहीं कहा जाएगा तुमने एक बार 10 साल पहले चोरी की थी, उसमें तुम्हें 5 साल की सजा हुई थी, अब हमारा मन कर रहा है तुम्हें दोबारा जेल भेज दें, क्योंकि तुमने 5 साल पहले 10 साल पहले चोरी की थी। यानी कि जब तुम एक क्राइम करने पर उसकी सजा काट चुके हो, तो सरकार या पुलिस या कोर्ट तुम्हें बाध्य नहीं कर सकते कि उसी क्राइम के लिए तुम दोबारा सजा काटो। तो आर्टिकल 20 का सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, यानी कि जब तुम एक अपराध के लिए एक बार सजा काट चुके हो, तो तुम्हें दोबारा कहीं पर दिखने पर जैसे ये नहीं कहा जाएगा देखो चोर जा रहा है या उसने चोरी की थी तो उसे दोबारा सजा दे दो। यानी कि एक बार चोरी करने पर तुम्हें एक बार ही सजा दी जाएगी, और जब एक बार तुम उस सजा को काट चुके हो तो तुम्हें बार बार प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और तीसरी कंडीशन है वो ये है आर्टिकल 20 में, जैसा कि जिसे लोग गलत इंटरप्रेट भी करते हैं। इसमें बताया गया है खुद के विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार। यानी कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है, और पुलिस जैसे कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जब पुलिस थाने में ले जाती है तब जो गुनहगार होता है उसकी पिटाई की जाती है और उससे उसका बयान लिया जाता है। लेकिन वो होता है वो गलत होता है, क्योंकि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 20 है, वो क्या कहता है कि तुम्हें खुद के विरुद्ध यानी कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस ऐसा करती है तो वो क्या हो रहा है, वो गलत हो रहा है। इसलिए कोर्ट्स ने क्या कर रखा है, कोर्ट्स कहते भी हैं कि जैसे पुलिस कोई बयान लेती भी है किसी जेल में किसी बंद व्यक्ति का, जेल में यानी कि जो अपनी जेल में बंद कर लेते ले जाके वो कस्टडी में, तो उसको बयान कोर्ट में माना नहीं जाता है। इसलिए कोर्ट में वो बयान जब पुलिस किसी को गवाही करवा भी लेती है, पुलिस किसी से कबूल भी करवा लेती है कि तुमने खून किया था या तुमने चोरी की थी, तो वहाँ जाके वो व्यक्ति की जो गवाही वहाँ पे पुलिस थाने में दी थी वो मानी नहीं जाती है। क्योंकि उनको पता है, कोर्ट्स को पता है पुलिस क्या करती है, जबरदस्ती करती है। लेकिन संविधान क्या कहता है, खुद के विरुद्ध तुम्हें गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तभी तो जब कोर्ट में जाता है कोई मुजरिम, तो कोर्ट के सामने उससे गवाही दिलवा दी जाती है। यानी कि ये नहीं कि एक बार जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में गवाही दिलवा ली तो उसी से मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार क्या कहते हैं कि खुद के विरुद्ध किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा था कि 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, एक अपराध के लिए एक सजा, अपराध के समय का कानून, यानी कि अपराध के जिस समय वो अपराध हुआ है उस समय जो कानून अवेलेबल है उसी के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। ये नहीं कि जैसे आज से 10-20 साल पहले साइबर क्राइम के कोई कानून नहीं था, जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर हमले होते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं था, तो आज से 20 साल पहले किसी को सजा नहीं दी जाती थी साइबर क्राइम के लिए। लेकिन और दूसरा कंडीशन क्या कह रही है, एक अपराध के लिए एक बार सजा, यानी कि किसी ने एक अपराध किया है, अगर उसकी वो एक बार सजा काट चुका है तो बार बार उसी क्राइम के लिए, उसी अपराध के लिए उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, खुद के विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार, यानी किसी को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आते हैं आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि किसी के प्राण दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि उसकी फ्रीडम होती है, उसको तब तक नहीं छीना जा सकता। यानी क्या कह रहा है आर्टिकल 21, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। यानी कि जैसे हमने देखा था आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा था, यानी कि प्रोसीज एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून का पूरी तरह पालन किया जाए, यानी कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि जाके तुमने किसी को गिरफ्तार कर लिया, जैसे पुलिस को पता है किसी ने मर्डर किया है, क्या कह रहा है आर्टिकल 21, पुलिस को पता चला कि इसने किसी व्यक्ति का मर्डर किया है, तो ऐसा नहीं करेगी पुलिस, जाते ही वो देखते ही उस व्यक्ति को तुरंत गोली मार दी जाएगी। ऐसा होता भी है तो गलत माना जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है आर्टिकल 21 कि किसी व्यक्ति को पहले, जैसे किसी ने मर्डर किया किसी का, उसके खिलाफ रिपोर्ट होती है तो पुलिस उसको जाके पहले गिरफ्तार करेगी, कोतवाली में लेके जाएगी, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में फिर गवाही होगी, गवाह आएंगे, सबूत दिए जाएंगे, तब कोर्ट उसको सजा सुनाएगा कि इसको फांसी दी जाए या इसको उम्र भर का कारावास दिया जाए या 20 वर्ष की सजा दी जाए। तो यानी कि पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है कानून की। ये कह रहा है आर्टिकल 21 में किसी व्यक्ति को तुम्हें सजा देनी है तो उसके लिए कानून में जो प्रक्रिया दी गई है वो अपनानी होगी, ना कि तुम्हें पता चला किसी ने खून कर दिया तो उसे जाकर तुरंत खत्म कर दो। यानी कि तुम अपनी मनमानी से किसी को मन से किसी को खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है किसी व्यक्ति को सजा देने की, यानी कि पहले कोर्ट लेके जाएंगे, कोर्ट फिर सजा सुनाएगा या फैसला सुनाएगा या उसे बरी करेगा या उसे जमानत देगा, यानी कि किसी व्यक्ति को सजा तो दी जाएगी, लेकिन कब, विधि द्वारा, यानी कानून ने जो प्रक्रिया बनाई है, कानून में जो प्रक्रिया दी गई है उसके द्वारा। जैसे कानून बना दिया कि बाइक का चालान होगा, तो बाइक के चालान के लिए भी उसमें यह बताया गया कि जो SI रैंक के अधिकारी होते हैं वो चालान करते हैं, यानी वहाँ भी कानून का पालन किया कैसे गया ये देखा जाता है। ये नहीं कोई भी गया तुम्हारी बाइक पकड़ ली और चालान कर दिया, ऐसे नहीं होगा। जो कानून में लिखा होगा, विधि द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई होगी उसी के द्वारा ऐसा किया जाएगा। आर्टिकल 21 धीरे धीरे बहुत ब्रॉड व्यू ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है आर्टिकल 21 ने, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसमें क्या आ जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आ जाता है जीवन जीने का अधिकार, यानी कि जो भी चीज़ें जीवन जीने के लिए जरूरी होती है वो आर्टिकल 21 में आ जाती है। जैसे स्वच्छ हवा लेने का अधिकार या राइट टू एजुकेशन को भी आर्टिकल 21 में डाल दिया गया। तो जैसा कि हमने देखा था कि शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 21A में ऐड किया गया है। कब किया गया था, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी कि 2002 में उसे ऐड किया गया था। 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बनाया गया था, यानी कि इसी के तहत फिर बना था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया सरकार के द्वारा, यानी कि इसे क्या किया गया, कानून का रूप दिया गया, उसे अधिनियम बना दिया गया 2009 में। तो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में, कौन से मौलिक अधिकारों में है, आर्टिकल 21 में शामिल किया गया, 21A के तहत, क्योंकि आर्टिकल 21 का क्या नाम है, जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है, यानी जीवन जीने के लिए जितनी भी चीज़ें जरूरी होती है वो आर्टिकल 21 में ज़्यादातर चीज़ें शामिल कर ली गई है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं के अनुसार इसे नई नई व्याख्या दी गई है इसकी। अब देखते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो आर्टिकल 22 कहता है कि निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि निरोध क्या है, निरोध का मतलब है जैसे निवारक निरोध, डिटेंशन, यानी कि किसी को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाना, तो उसे तो कहते हैं डिटेंशन। और गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे क्या संरक्षण प्रदान किए गए, यानी कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आती है तो उसे क्या संरक्षण प्रदान किए गए हैं, यानी कि क्या उसे फ्रीडम दी गई है या क्या उसे सुविधा दी गई गिरफ्तार होते समय। जैसा कि आपने देखा होगा जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उसे कारण बताती है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, यानी कि गिरफ्तार करने वाले को सूचना देने का अधिकार, यानी कि उसको बताया जाएगा कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे ही पुलिस किसी को पकड़ के नहीं लेके जा सकती, यानी कि जब कोई क्राइम उसे बताया जाएगा कि तुमने ये क्राइम किया था या तुमने ये वजह है, इस वजह से तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि उसे बताया जाएगा कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी जो चीज़ बताई गई है वो आर्टिकल 20 में ये बताई गई है अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार, यानी कि तुम्हें अपने वकील से बात करने का अधिकार है, यानी कि जब तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तुम अपने वकील से, जो विधिवेत्ता होती है, जो लॉयर होते हैं,
उनसे परामर्श कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मुझसे पुलिस ये बता रही है कि मुझसे एक क्राइम हो गया था, इस वजह से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो तुम्हारे बेल के पेपर और जितनी भी कागजी कार्रवाई होती है वो करा सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये बताई गई कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाएगा। यानी कि जब किसी को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस तो उसे 24 घंटे के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वहाँ पर उसके सामने उसके समक्ष पेश किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो क्या माना जाता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाता है। ये आर्टिकल 20 की पार्ट ए में बताई गई है। दूसरा आर्टिकल 20 का जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है, निवारक निरोध, यानी कि जो डिटेंशन, यानी कि शक के बिना पर किसी को जब गिरफ्तार किया जाता है, ऐसा होता है जैसे पुलिस को लग रहा है या पुलिस को लग रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में कभी हालात ऐसे बन गए कि जैसे सबसे ज़्यादा डिटेंशन की जाती है ज़्यादातर ऐसे मामलों में ऐसी जगहों पर की जाती है जहाँ पे खतरा होने की संभावना, यानी कि अशांति फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पुलिस को लगा के इस व्यक्ति के यहाँ रहने से अशांति फैल सकती है, तो पुलिस उसे पहले से क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, केवल शक के बिना पर कि कहीं ऐसा ना हो इस व्यक्ति के यहाँ रहने से कुछ ज़्यादा बड़ी घटना हो जाए या बहुत लोगों की जान चली जाए। इसलिए क्या किया जाता है, उसे शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक, यानी कि उसे उस समस्या का निवारण करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए पहले से ही किसी को गिरफ्तार कर लेना, यानी प्रिवेंटिव, पहले से ही एक्शन लेना। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी किसी को गिरफ्तारी में ले लेना। उसमें क्या बताया गया, उसमें भी कुछ मौलिक यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी कुछ लिखा गया है। यानी कि ऐसे जब पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो उस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार करके नहीं रख सकती, यानी कि लास्ट 3 महीने तक। हालांकि वो पहले ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता। कब, जब जैसे अभी मैंने बताया, जैसे किसी व्यक्ति से अशांति फैलने का माहौल बन रहा हो या पुलिस को ऐसा लग रहा हो इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, या ये कोई आतंकवादियों से मिला हुआ है, या कुछ ऐसी जो घटना है पुलिस को लगे कि इससे हमारे देश को खतरा हो सकता है, तो उस समय किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और क्या बताया गया कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। अगर 3 महीने से ज़्यादा रखा जाएगा तो एक बोर्ड बनाया जाता है, उसकी परमिशन लेने के बाद ही किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा रखा जा सकता है। तीसरा ये बताया, दूसरी चीज़ जो इसमें ये बताई गई है कि उस व्यक्ति को उसके ग्राउंड ही बताए जा सकते हैं, यानी कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ये बताया भी जा सकता है। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो सरकार के लिए या पुलिस के लिए कि इसे बताना ज़रूरी नहीं है तो फिर उस व्यक्ति को वो नहीं बताए जाएंगे, यानी कि यहाँ कंपलसरी नहीं है। जो कि आर्टिकल 22 का पहला पार्ट क्या कह रहा था, जब किसी व्यक्ति को नॉर्मली गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि वैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, तब उसे गिरफ्तारी कारण बताने ही होंगे। लेकिन जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया जाए तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसे गिरफ्तारी कारण बताए ही जाए। और आगे जो तीसरी चीज बताई गई वो ये बताई गई है कि वो व्यक्ति अपील कर सकता है, यानी कि हायर कोर्ट्स में वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है कि मुझे यहाँ गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे रिट्स के बारे में, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाती हैं, तो उनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सभी आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जो टॉर्चर होता है आर्टिकल 23 और 24 में, हम उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।